बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। अब क्योंकि जाहिर है कि आप मंच पर हैं तो बात यहाँ पर प्रदेश सरकार के कामों की भी होगी और चुनावों की भी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उसको लेकर मैं आपसे जरूर सवाल पूछूंगी, पर पहले मैं आपसे आपके विभाग के बारे में ही बात कर लेती हूँ। क्योंकि हम आगरा में मौजूद हैं, आगरा की पहचान ताजमहल से है। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ आगरा में ही है, आगरा के आसपास के इलाके, आगरा, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि अपने आप में ही बहुत कुछ समेटे है। लेकिन क्योंकि पर्यटन और संस्कृति विभाग आपके पास में है और देखा जाता है कि यहाँ पर जो विदेशी मेहमान हैं वो तो बहुत आते हैं, पर्यटक बहुत आते हैं देखने के लिए, लेकिन उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में जो हमारे देश के लोग हैं उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या, उनकी गणना उतनी नहीं रहती है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उसमें उनकी ज्यादा है, विदेशी मेहमानों की थोड़ी कम रहती है। पर्यटन को लेकर जब से आपने कार्यभार संभाला है, आपने क्या बदलाव किया है और क्या किया है, क्या काम किया है? पहले तो पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो हालात बदले हैं, और चूंकि पर्यटन ऐसा विषय है कि पर्यटन तब शुरुआत होती है, पर्यटन के लिए लोगों की आवक, श्रद्धालु हों या पर्यटक हों, चाहे देशी हों या विदेशी हों, तब उस स्टेट में जाने का मन बनाते हैं जब उस स्टेट का वातावरण अच्छा हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आवागमन की सुविधाएं हों, चाहे वाटरवेज हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, इनकी अच्छी बेहतर सुविधाएं हो, और उसको अपना जीवन और अपने संपत्ति की सुरक्षा स्थिति साफ हो। 17 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 17 से पहले हालात थे, दंगों का प्रदेश, अराजकता का प्रदेश, बवालियों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, संगठित गिरोहों का प्रदेश, उसको एकदम सफाई करके उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह का वातावरण है, पूरा देश के चाहे किसी स्टेट में चले जाएं या विदेश की धरती पर भी कहीं बात करें, तो आज उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का नाम बुलडोजर बाबा के रूप में मशहूर हुआ। अपराधियों की सफाई करने का काम हुआ, अपराधियों को ध्वस्त करने का काम हुआ, और उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था बेहतरीन हुई। नंबर 1, लोगों का मन बना कि उत्तर प्रदेश में चूंकि अपार संभावनाएं पर्यटन की हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन स्थल हो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो, जिनकी ओर आप इशारा आगे कर रही थी, जो भी पर्यटन के स्थल हैं, चाहे प्राकृतिक हों, जितने भी भगवान हुए, उनका अवतार का डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने का काम हम लोगों ने शुरू किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि यदि उसको सीमित उत्तर प्रदेश से हटा के आगरा पे आप करना चाह रही हैं, तो आगरा मंडल के लिए हम लोगों ने सबसे पहले 18-19 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार के बनने के बाद, चूंकि यहाँ वृंदावन और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, जहां लोगों के पास श्रद्धा भी है और लोगों की आस्था भी जुड़ी है, और लाखों की तादाद में पर डे श्रद्धालुओं की आवक देशी और विदेशी दोनों की होती है। तो इसको बेहतरीन बनाने के लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, रोड कनेक्टिविटी देने के लिए और एक आकर्षित डेस्टिनेशन बनाने के लिए हम लोगों ने 18-19 में तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन तीर्थ विकास परिषद का गठन करके एक फोकस करने का काम किया, ताकि सेंट्रलाइज व्यवस्था हो और वहाँ जितने भी मथुरा, वृंदावन और उस जनपद में जो भी डेस्टिनेशन, बरसाना हो, गोवर्धन हो, अन्य जो डेस्टिनेशन हैं, उन पर समुचित रूप से विकास प्लान्ड तरीके से हो सके, इसके लिए अलग से उसको बेट देने का प्रावधान किया। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 125 परियोजनाओं पर लगभग 250 करोड़ रुपया से उस मथुरा वृंदावन तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से विकास के कार्य हुए हैं या इस समय चल रहे हैं। इसी तरह यदि हम लोग बात करें, और सबसे अच्छी बात ये कि हम लोगों ने भारत सरकार से सहयोग लिया। हम और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री जी, भूतल परिवहन मंत्री जी, रेलवे मिनिस्टर और कई वहाँ के केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई, जिसमें जो 84 कोसी परिक्रमा है मथुरा वृंदावन की, उस परिक्रमा को 3 स्टेट से जाना पड़ता है। उसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा है, उसमें हरियाणा का है और यूपी का है।
अच्छा हुआ कि हम वहाँ चूँकि केंद्रीय परिवहन भूतल मंत्री जी आदरणीय गडकरी साहब थे, उसी दिन उसकी पूरी 84 कोस परिक्रमा की 4 लेन की स्वीकृति हुई। उसी दिन ये तय हुआ कि जल मार्ग से भी क्रूज चलाने का काम परिवहन जो भारत सरकार का भूतल परिवहन के साथ जो मंत्री थे उसके परिवहन के जल परिवहन वाले, उन्होंने उसकी स्वीकृति दी। जो मथुरा से कनेक्ट करता है वृंदावन वाला 14 किलोमीटर रेलवे लाइन जो बेकार पड़ा रहता था, अप्रयोज्य पड़ा रहता था, उस पर ऊपर एलिवेटेड रोड और उसके ऊपर लाइट मेट्रो चलाने का निर्णय की स्वीकृति उसी दिन हुई। और 84 कोस परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा दोनों की चूंकि NHAI का भारत सरकार की थी, तीनों स्टेट का मार्ग की स्वीकृत होकर के लगभग 3000 करोड़ रुपए की परियोजना एक ही दिन में स्वीकृत होने का काम हम लोगों के प्रयास से हुआ। यदि आप बात करें आगरा प्रॉपर की, जहां बैठे हैं, आगरा में गौरवशाली क्षण ये है कि जहां एक और दुनिया का 7वां आश्चर्य ताजमहल यहाँ है, उसके साथ ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का, जो हमारी पार्टी के महान नेता आदरणीय अटल जी का भी जन्म स्थान बटेश्वर के सौरीपुर में है। और उस स्थान को भी डेवलप करने के लिए हम लोगों ने तीव्र गति से, सौरीपुर जो जैन समाज का भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, आदरणीय अटल जी का जन्म स्थान है, और साथ ही साथ भगवान शंकर का हिंदुस्तान में एक ही जगह है, यहाँ यमुना जी 5 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम बह के उस मंदिर का परिक्रमा करके पुनः वापित गई है। हिंदुस्तान में एक ही जगह है, उसको 101 जहाँ शिव जी के मंदिर हैं, उसको भी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने के लिए, तीनों को डेवलप करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की परियोजना हम लोगों ने स्वीकृत करने का काम किया है। और यही नहीं, आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चाहे आगरा हो, चाहे आगरा मंडल के अन्य जिले हों, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो या चंदवार गेट, आप सुना होगा, एक हमारे बेहतर छत्री थे वो, लेकिन जैन धर्म अपनाया था। राजा चंद्रसेन जी 1500 शताब्दी में उनके साम्राज्य पे हमला हुआ, और उस समय का जो फिरोज शाह अकबर का सेनापति था, उसने उनके किले पर हमला करके उनको पराजित किया और कब्जा करके उन्हीं के नाम पे फिरोजाबाद रखने का काम किया था। और उस किले के अवशेष अब तक मौजूद थे, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो इसको हम लोगों ने चंदवार गेट के रूप में पूरा डेवलप करने का काम किया है। और एक हमारा प्रयास भी है, वहाँ की जिला पंचायत फिरोजाबाद ने एक प्रस्ताव भी भेजा है कि पुनः आक्रांता के नाम पर बनाया हुआ जो कन्वर्ट नाम किया फिरोजाबाद, उसको भी हटा के हम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेज चुके हैं। मिल रहा है, क्योंकि ये आपने बयान अभी थोड़े दिनों पहले एक बार दिया था फिर से कि चंद्रनगर नाम कब हो रहा है फिरोजाबाद का। चूंकि आक्रांता का नाम हटना ही चाहिए, इसलिए हमारा प्रयास है कि चंद्रनगर जो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के जैन समाज के आराध्य, उनके एक राजा, अकेले राजा, उनको हरा करके उसका नाम बदला गया था, तो वो उनके सम्मान के लिए हम लोग उसको चंद्रनगर करने का प्रस्ताव भेजे हैं। और चंद्रनगर के डेवलप करने के लिए भी लगभग 70 करोड़ रुपए हम लोगों ने अपने विभाग से भी स्वीकृत करने का काम किया है। मैनपुरी, फिरोजाबाद और पूरा आगरा मंडल की बात करें तो लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजना इसी वित्तीय वर्ष में इस समय हम स्वीकृत किए हैं, जिन पर कुछ पे काम चल रहा है, कुछ अभी टेंडर प्रक्रिया में और कुछ स्वीकृति की स्थिति में। इस वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपया अकेला पर्यटन विभाग हम लोगों ने यहाँ आगरा मंडल को देने का काम किया है। इस तरह आगरा की आपने बात की, इसलिए मैं फोकस आगरा पे कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में हम उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं। आज पहले कभी लोग जाते थे बलिया, दिल्ली से गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश चलते थे, बलिया 2 दिन में पहुंचते थे। आज एक्सप्रेस वे प्रदेश हमने बनाने का काम किया है, कनेक्टिविटी देने का काम किया है, दर्जनों नए एयरपोर्ट देने का काम किया है। कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो हमारा अयोध्या, हमारा कुशीनगर, ये दोनों चालू होने वाले, कुशीनगर चालू हो चुका है। अयोध्या राम मंदिर के लोकार्पण पर कार्यक्रम करने से पहले उसको हम चालू करने जा रहे हैं। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा जेवर वाला, वो आपका बनने को लिए तैयार है।
चलिए तो ठीक जो है, रोड ये कनेक्टिविटी हम दे रहे जलील जी, हैं, आपने यहाँ पे बताया कि अब तक आपने क्या क्या किया है और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी बीच में एक बात आपने यहाँ पर उठाई फिरोजाबाद के नाम को लेकर, चंद्रनगर करने की, और इसको लेकर अक्सर विपक्ष तंज कसता रहता है कि बीजेपी का काम ही यही है, नाम की राजनीति करना, काम की राजनीति नहीं करना। नाम बदलने से क्या मिलेगा? देखिए नाम बदलने पर इतना फोकस क्यों है? आज भी वो लोग इस तरह की बातें करते हैं विपक्ष कि जो आक्रांताओं के लाभ हैं, जो गुलामी के प्रतीक हैं, उन चीजों को हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए, आप जनता से पूछ लीजिए। यदि हटना चाहिए तो गुलामी के प्रतीक चिन्हों को, नामों को भारतीय जनता पार्टी समूह रूप से हटाने का काम करेगी। इसको चाहे जो नाराज हो या खुद हो, हम लोग किसी भी ऐसी चीजों को जो गुलामी की प्रतीक है उनको अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। अब क्योंकि 2024 के चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्योंकि जयवीर जी ने मैनपुरी में अपना डंका बजा दिया और 2024 के चुनावों में भी, संसदीय चुनावों में आपका नाम आगे चल रहा है, क्या माने हम कि आप मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व तय करता है, किसकी सारे लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है, उसको क्या जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश तीसरी बार आदरणीय मोदी को देश का नेतृत्व देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 80 सीटों में से 80 की 80 सीटें जिता करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंपने का काम उत्तर प्रदेश करेगा। और वैसे भी चाहे जो गठबंधन बनते रहे, चाहे INDIA के नाम पे अन्य कोई बनता रहे, लेकिन देश के और देश के लोग और खासकर युवा पीढ़ी चाहती है कि वो हिंदुस्तान चाहती है जो विश्व का गुरु बने, विश्व का नेतृत्व करे, ग्लोबल लीडर बने। आज आदरणीय मोदी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने में हम आजादी के अमृत महोत्सव काल में सफल हुए हैं। और जब तक आजादी का शताब्दी वर्ष हम 2047 का मना रहे हों, तब तक हम लोगों का संकल्प है कि हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में विश्व का लीडर बनेंगे, विश्व गुरु भी बनेंगे और ग्लोबल लीडर बनने का काम शुरू हो गया है कि पूरा विश्व ने देखा। जब G20 की अध्यक्षता इसी आजादी के अमृत महोत्सव काल में हम कर रहे थे, उसमें भी अपना घोषणा पत्र, हिंदुस्तान ने अपना घोषणा पत्र सर्वसम्मति से जारी करा के ये साबित कर दिया कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है और बन रहा है। अब देखिए, आप अब देश की बात कर रहे हैं तीसरी इकोनॉमी बनने को लेकर, लेकिन आप ये बताइए कि प्रदेश की बात अगर की जाए, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है और 2017 से ही लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे हम, क्योंकि दूसरी बार आ गई है सत्ता में पार्टी? देखिए, जब हम लोग सत्ता में आए थे उस समय से ठीक लगभग 2 गुना अर्थव्यवस्था हम लोग उत्तर प्रदेश में बना लिए है। मैं समझता हूं जिस गति से, चाहे वो भारत सरकार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, वित्तीय अनुशासन ला रही है, हम अपने लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजना देने का भी काम कर रहे हैं, विकास की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, देश को हर क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड करने का काम कर रहे हैं, चाहे हमारा डिफेंस का क्षेत्र हो। आज आप देखिए कि हम पहले हथियार केवल और केवल विदेशों पर आयात करने पर निर्भर रहते थे। आज अपने हथियारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तो बना ही रहे हैं, लेकिन अपने हथियारों को कई देशों से सप्लाई करके व्यापार में पैसा कमाने का भी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इकोनॉमी के क्षेत्र में निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है कि हम आजादी के शताब्दी वर्ष तक न सिर्फ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसी स्पीड से बढ़ करके हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो आदरणीय योगी जी ने संकल्प लिया है उसको बनाने का काम करेंगे। और उसमें हमारे पर्यटन का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ये हम आश्वस्त करते हैं। और निश्चित रूप से एक चीज और आपको आश्वस्त कर दूं, इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश का पर्यटन आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान में कोई भी कदम घूमने की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, चाहे विदेशी की धरती से आने वाला पर्यटक हो, श्रद्धालु हो, या देश की धरती का कोई हमारा किसी स्टेट का रहने वाला कोई व्यक्ति पर्यटक की दृष्टि से या श्रद्धालु की दृष्टि से घूमने का मन बनाएगा तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश होगा। ये हम निश्चित रूप से वादा कर रहे हैं, ये 5 साल के अंदर आपको करके दिखाएंगे।
चलिए ठीक है, हम देखेंगे क्योंकि जाहिर है आपको दोबारा मौका दिया है जनता ने, तो बड़ी उम्मीद वो करते हैं और शायद कुछ सोच कर ये दोबारा मौका दिया होगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जाता है कि जो काम हमने किए हैं उनका फीता काटने के लिए बीजेपी चली जाती है, सब कुछ हम करके गए हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय अखिलेश जी ने, वही तो कहते हैं बार बार सारा मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा। हाँ है उनका, जरूर है उनका। 12 से 17 में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें दंगे न हुए हों। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस जिले में माफियाओं ने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे न किए हों। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा सरकार के संरक्षण में गुंडई का काम न हुआ हो। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसमें समाजवादी पार्टी से संरक्षित कार्यकर्ताओं ने लूट खसोट और डकैती डालने का काम न किया। इतना जरूर किया कि प्रदेश भर के थाने और कचहरियों पर कब्जा करके निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से थाने चलवाने का काम जरूर कर लिया था। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह सब उलट दिया है तो बड़ा कष्ट है उन्हें। अब सारी उपलब्धियां उन्हें की हैं, तो अब तो बंद करें क्या ना, दूसरा कार्यकाल आ गया। इसलिए अगर उपलब्धियां रही होती तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार नकारा और दूसरी बार भी नकारा। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से लोग कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को लेकर के, विकास योजनाओं को लेकर के देश और प्रदेश को समृद्ध साल देश बनाने और प्रदेश बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, अब कोई स्कोप नहीं है। फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। अखिलेश जी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब क्योंकि बीजेपी का एक नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन सपा की तरफ से कहा जाता है, खासकर सपा की तरफ से, कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बसपा का अपना मत है, उनका भी कई जातियों को लेकर मत है कि वो सबको साथ लेकर बीजेपी नहीं चलती है। कहीं ना कहीं भेदभाव देखा जाता है। बीजेपी के ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा है कि ये अग्नि जो जाति है उनकी ये पार्टी है। हालांकि बीजेपी ने समय समय पर इस बात को लेकर सभी को गलत सिद्ध किया है। लेकिन ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, अब हाल ही में एक यहाँ पर प्रकरण होता है आजम खान का, जिसके बाद तमाम तरह के बयान आते हैं, तमाम तरह की बातें आती हैं। इसको लेकर सपा की तरफ से साफ आरोप है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है, जिसकी वजह से आजम खान सपरिवार जेल में है। देखिए, नंबर 1, पहली बात तो ये कि जो लोग जाति गणना की बात कर रहे हों, जो लोग जात और धर्म पर राजनीति करने की बात कर रहे हों, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, या हम सबका साथ सबका विकास के साथ अपनी योजनाओं को उस गरीब के चेहरे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके दरवाजे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, तो जो जरूरतमंद है, विपन्न है और जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है और 75 साल के लंबे आजादी के अंतराल के बावजूद जिसको न्याय नहीं मिला, जिसको विकास नहीं मिला, उसके चेहरे तक न्याय विकास देने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? तुष्टीकरण निश्चित रूप से वो लोग कर रहे हैं जो आज भी जात और धर्म की बात कर रहे हैं। हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना करते हुए देश को बहुत ऊपर ले जाने के लिए और प्रदेश को इन सब चीजों से ऊपर उठ के सभी को न्याय देने का काम कर रहे हैं। अगर ये हम लोग न्याय नहीं कर रहे होते तो आज पूर्वांचल में संगठित गिरोह खत्म हो जाते क्या? आज अगर उन्हें कष्ट है तो इसलिए कष्ट है कि पूर्वांचल के माफिया हों, पश्चिमांचल के माफिया हों, जो भी माफिया रहे, जो समाजवादी पार्टी से संरक्षित रहे, आज वो सजा काट रहे हैं, जेल जा रहे हैं, या पुलिस कार्रवाई उनके खिलाफ कर रही है, या वो ऊपर पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो हमारा दोष नहीं है। हम लोग न्याय देने का काम कर रहे हैं, विकास देने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, यानी कि आपके अनुसार अपराधी को सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबको न्याय। गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय देने का काम करेंगे और उसके साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म होगा तो निश्चित रूप से कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति कोई क्यों न हो, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में सरकार कतई पीछे रहने वाली नहीं है। घोसी उपचुनाव अभी थोड़े समय पहले ही हुए हैं और उसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था कि लिटमस टेस्ट के तौर पर घोसी उपचुनाव को, उसमें अब जाहिर है कि सपा जीती है। ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट में बीजेपी पीछे रही है। लेकिन आपने वहां पर एक बात कही थी कि अब ईवीएम को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि अब ऐसे में आप राह को कितना आसान मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आप हमें उस चुनाव में हरा हुआ बता रहे हैं। मीडिया, आपका मतलब मीडिया, ये बंद कर दीजिए। इसलिए
कि वहां समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी के रिक्तता के फलस्वरूप वो चूंकि इस्तीफा दिया, सीट रिक्त हुई, चुनाव हुआ। तो किसकी सीट थी वो? समाजवादी पार्टी की सीट थी। तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीती नहीं है, अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुई है। आप उसको बिनंग दिखा रहे हैं। नंबर एक गलती तो यही हो रही है कि जीती हुई समाजवादी पार्टी की सीट थी, कैंडिडेट तो आपके पाले में आ गया, किसी के पाले में आ गया हूं, वो उसके रिक्तता के कारण, उसके इस्तीफे के कारण रिक्त हुई। लेकिन एमएलए समाजवादी पार्टी का बिनंग एमएलए था, तो समाजवादी पार्टी की सीट थी, तो वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए, उपलब्धि नहीं हो गई। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर बात हम करेंगे, एक ज्वलंत मुद्दा है फिलहाल, क्योंकि हम आगरा मंडल में बैठे हैं, फिरोजाबाद और मथुरा को कैसे छोड़ सकते हैं। मथुरा में अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज है वो है मथुरा मंदिर, जन्मभूमि। जन्मभूमि को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और समय समय पर इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई होती रहती है और नई नई जो बातें हैं वो सामने आती हैं। लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि अयोध्या की एक लंबी लड़ाई जिसमें बीजेपी का सपोर्ट रहा है, बीजेपी का साथ रहा है, हम इस मथुरा की लड़ाई को, मथुरा जन्मभूमि की लड़ाई को कैसे देखें? देखिए, आपको थोड़ा पीछे अगर जाएं, पीछे झांके, 500 सालों के लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में आज भगवान श्री राम का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर बनाने में देश कामयाब हुआ है। हम नहीं कहते हम कामयाब हो गए, देश की भावनाएं कायम हुई हैं। देश की भावनाओं का मतलब सनातन संस्कृति और सनातन मूल आधार है। जब तक सनातन मजबूत है तब तक ही भारत मजबूत है। सनातन संस्कृति की जीत हुई और अलौकिक भव्य दिव्य मंदिर बना। मैं समझता हूं उस मंदिर के लिए भी जब जब हमारा घोषणा पत्र आया, सनातन धर्म के विरोधी भी बहुत हैं। सनातन का विरोध हमेशा रहा है, लेकिन विरोधी थे वो खत्म हो गए, आज विरोध कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। वहां पे आप देखिएगा, हमें जब जब घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ, हमने हमेशा ये कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण संवैधानिक दायरे में रहते हुए, कानून से तय कराते हुए उसका हम लोग प्रयास करेंगे उसको निर्माण करने में। लोग विपक्ष कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो हम कहते थे तो वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। शुरुआत खूब हुई थी, आज तारीख भी आ गई। 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से भव्य दिव्य उसका लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। समय का इंतजार करिए, चाहे जो भी मसले हैं हम संवैधानिक तरीके से उसका फैसला आने तक कोई हमारी ओर से उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। जो भी न्याय प्रक्रिया के द्वारा, संविधान व्यवस्थाओं के द्वारा जो भी मसले हैं वो हल होंगे और न्यायोचित तरीके के समाधान होते हुए, जब भगवान राम ने चाहा तो मंदिर बन रहा है, भगवान कृष्ण चाहेंगे तो उनका भी हो जाएगा। देखिए, अब क्योंकि आपने ये बोला संवैधानिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और अब अगर हम संघ संरक्षक की बात कर लें तो मोहन भागवत की तरफ से एक बयान दिया गया था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर चीज को लेकर हम बातचीत से भी सुलझा सकते हैं मसला। ये जरूरी नहीं है कि हम उसमें आगे बढ़ें या जिससे इस तरह की स्थिति पैदा हो कि किसी तरह का विवाद हो या आपसी भाईचारे में किसी तरह की दिक्कत हो। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि संघ और बीजेपी एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। हाँ। सनातन संस्कृति और सनातन परंपराएं यही कहती हैं कि बड़े बड़े मसले बातचीत से हल हो सकते हैं, समाधान से हल हो सकते हैं, आपसी भाईचारा कायम रहे, मेल मिलाप कायम रहे। और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जो निवास कर रहा है, वो जो भी मूल निवासी भारत का है, वो सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ा है और निश्चित रूप से भारतीय है। और अंतोगत्ता अगर उसकी जीवन कुंडली खोले तो हिंदू है, यहाँ कोई बाहर का है ही नहीं। क्योंकि संवैधानिक तौर की आप बात कर रहे हैं, एक नारा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं टॉपिक को नहीं खींचूंगी, लेकिन फिर भी बीजेपी का एजेंडा रहा है राम मंदिर हर चुनाव में। और देखिए, अब 2024 का चुनाव नजदीक है और ये देखा जा रहा है कि अब राम मंदिर की
प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। विपक्ष हमेशा इस बात का आरोप लगाता है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राजनीति करती है और समय समय पर जब भी चुनाव होता है एक नई बात लेकर आ जाती है जिससे उसको चुनावों में फायदा होता है। देखिए, हम लोग चुनावी मुद्दा कभी कि धर्म को चुनाव में घसीटते नहीं है, लेकिन यदि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति पर हमला होता है तो ये इसको हम कमजोर नहीं होने देंगे। सनातनी थे और सनातन है और सनातन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी उसके संरक्षक की भूमिका में थी और रहेगी। इसलिए हम लोग कभी राजनीति नहीं करते। लेकिन भगवान राम के अस्तित्व को नकारेगा कोई, लेकिन आज खुशी है कि भगवान राम, श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले आज मंदिर मंदिर जाकर के पूजा करने के लिए आमाद हो गए। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। यानी कि आप मानते हैं ये कि पार्टी की उपलब्धि है कि राम मंदिर वहां पर बन रहा है? जी बिल्कुल। जो लोग कल तक भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र देते थे, जिन्होंने राम सेतु को नकारने का काम किया, वो लोग आज मंदिर मंदिर घूमने का काम आ गए। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की तो है। ये राजनीतिक उपलब्धि अपनी मानते हैं कि लोग सनातन परंपराओं को, सनातन मूल्यों आदर्शों को और असली भारतीय कल्चर पर मानने के लिए बाध्य हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी उपलब्धि है। ठीक है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में जाने वाले हैं, वो इनवाइटेड हैं और वो भूमि पूजन के वक्त भी गए थे। अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें भी वो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि उनका जाना ठीक नहीं है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये जो कोई कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का स्पेशली जाना, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना, ये दर्शाता है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, जो कि ये नहीं है। इस बात को लेकर आपके क्या विचार हैं? प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होने से पहले वो भारत के नागरिक हैं, सनातनी हैं और भगवान राम के भक्त हैं। उस नाते उनका धर्म है कि वहां जाएंगे। आप भी जा रहे हैं? बिल्कुल, हम तो रहेंगे ही। मेरे विभाग का कार्यक्रम है, हम क्यों नहीं रहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, हम रहेंगे और संस्कृति विभाग का कार्यक्रम है, सब व्यवस्थाओं में रहेंगे। हम लोग तो आयोजक होंगे, स्वागत करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ज्ञानवापी में हमने देखा कि कॉरिडोर बन गया, विश्वनाथ कॉरिडोर। इसी तरह के उत्तर प्रदेश में ना जाने कितने तमाम बड़े इस तरह के तीर्थ क्षेत्र हैं। वहां का बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का विकास देखने को मिलेगा। आज हमें खुशी है कि कोरोना काल के बाद 2022 का जो लेटेस्ट अभी आया है कि देश में पहले हम लोग पर्यटकों की आवक में नंबर 3 थे, यूपी स्टेट। आज प्रथम स्थान पर पहुंचा है 2022 में। 32 करोड़ से ज्यादा देसी पर्यटक, डोमेस्टिक पर्यटन उत्तर प्रदेश में, यूपी में हुआ है। और इससे भी ज्यादा खुशी ये है कि काशी कॉरिडोर का लोकार्पण भव्य दिव्यता के साथ जिस दिन से आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से गुणात्मक रूप से पर्यटकों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से आज हालत काशी की ये है कि वहां खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, पुजारी, माला वाले, फूल बेचने वाले, केवट, नाविक जो कभी 500-1000 रुपया लेकर के घर जाते थे, वो आज 5 या 10 हजार रुपया कमा के घर जाने का काम कर रहे हैं। 10 टाइम्स आमदनी बढ़ी है वहां लोगों की। जमीनों के रेट जो वहां 10,000 रुपया स्क्वायर फुट थे, आज 1 लाख रुपया स्क्वायर फुट पे पहुंच गए। वहां लोगों की आवक का हालत यह है कि आज 5 स्टार होटल से लेके छोटे छोटे कॉटेज तक आपको कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वेटिंग है। आज वहां व्यापारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से वित्तीय परिस्थितियां वाराणसी की और काशी की इतनी तेज गति से बढ़ी हैं कि वहां रेवेन्यू की वृद्धि में गुणात्मक रूप से परिवर्तन आया है। और यही जो वहां हमें एक नया अनुभव मिला है, इस अनुभव को पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। यही हालत कल अयोध्या में होगी, यही हालत कल बटेश्वर और आगरा में होगी और यही हालत कल को मथुरा और वृंदावन में होने जा रही है। मथुरा में भी क्योंकि कॉरिडोर को लेकर बात चल रही है और उसमें उस मामले को लेकर वो कोर्ट में भी गया। निश्चित रूप से वही हालत होगी। आप देखिएगा लगातार मथुरा वृंदावन में इस समय आप देखिए सैटरडे और संडे को वहां अपार संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और जब जैसे कॉरिडोर वहां का भी तैयार हो जाएगा, बनारस की, काशी की तर्ज पर वही स्थिति मथुरा में और काशी में भी होने वाली है। इसलिए मैं कह रहा था कि आने वाले $1 ट्रिलियन जिसकी इकोनॉमी की आप बात कर रही हैं, उसमें पर्यटन का बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। चलिए ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूंगी जाते जाते ये बता दीजिए कि अब इस बार मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं चुनावों में? इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किस पर फोकस?
कानून का राज, विकास। देखिए, आप देख रही होंगी कि देश में कोरोना आया। कोरोना में बड़े बड़े बहुत दिग्गज देश जो अपने को विकसित देश कहते थे, हर तरीके से सक्षम देश कहते थे, घुटनों के बल आ गए। आदरणीय मोदी के बेस्ट मैनेजमेंट का ही परिणाम था कि रिकॉर्ड समय में हमने अपने देश की एक नहीं दो वैक्सीन दे करके नंबर 1 सिद्ध करने का काम किया कि टेक्नोलॉजी में आज भारत किसी विकसित देश से पीछे नहीं है, और रिकॉर्ड समय में अपनी सफलतम बेस्ट दो वैक्सीन दे करके न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों की जान बचाने का काम किया, बल्कि पूरे विश्व में अपने मित्र 100 से ज्यादा देशों को भी वैक्सीन दे करके उनकी जान बचाने का काम किया। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही, हम लोगों ने पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को कोरोना काल से लेकर के आज तक भूखे पेट नहीं सोने दिया। सबको निःशुल्क खाद्यान्न, निःशुल्क व्यवस्था दे करके एक नया बेमिसाल काम किया जो विश्व के किसी देश ने नहीं किया है। और हमने करोड़ों लोगों को जिनके ऊपर छत नहीं थी, आज़ादी के 75 साल के बाद भी उनको पक्का मकान देने का काम किया। चाहे उज्ज्वला योजना हो, महिला सशक्तिकरण हो, बच्चों से लेकर बूढ़े तक के लिए, स्टूडेंट से लेकर के व्यापारी तक, कोई भी नहीं छोड़ा जिसके जीवन में आमूल चूक सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए सरकारी योजनाओं का सहारा देने का काम नहीं किया है। आज अपनी योजनाओं के बल पर देश को आज हम लोगों ने 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है, ग्लोबल लीडर बनने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने चंद्रयान 3 पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना करके सिद्ध कर दिया है कि हम विकसित देश से किसी भी स्थिति में पीछे नहीं है। और यही सब चीजें, चूंकि आज भारत का जन जन एक एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश विश्व का प्रथम राष्ट्र बने, ताकतवर राष्ट्र बने, चमकता दमकता हमारा देश बने, और हम हर क्षेत्र में आगे दिखाई पड़े और ग्लोबल लीडर भारत बने। इसलिए देश का रहने वाला हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, जो राष्ट्र को उन्नत की दिशा में देखना चाहता है, 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना पूरा समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देकर के प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। ठीक है, चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही चंद्रयान को लेकर कि वाकई में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा काम कर दिखाया है कि पूरे विश्व के पटल पर भारत की अपनी एक पहचान बन गई है। और वो वाकई में ना सिर्फ दूसरे देशों के सामने भारत ने अपने आप को साबित किया है, बल्कि देश के लोगों के लेकर अगर हम बात करें तो देश की जो जनता है वो भी ये जानती है कि अब आखिर हम कहाँ पहुंच गए हैं। एक जाते जाते एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी। एक चीज और आपको पूछे, पहले मैं अपनी ओर से बता दूं। जी जरूर बताइए। आपको बधाई इस बात के लिए कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग में जी जो पॉइंट तय किया उसकी खोज महिला शक्ति ने की थी, महिला वैज्ञानिक ने की थी। तो महिला शक्ति को नमन, आपको बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब डेस्टिनेशन वेडिंग का आजकल बड़ा ट्रेंड चला है और ज्यादातर देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स जो आजकल के हैं उनको बड़ा शौक है डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर, तरह तरह की जगहों पर जाकर शादी करने का। और अगर हम आगरा की बात करें, खासकर ताजमहल अपने आप में, क्योंकि वो एक प्रेम का प्रतीक है, उसको लेकर आपकी क्या राय है और उसको लेकर क्या सरकार काम कर रही है? देखिए, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए आजकल सबसे ज्यादा क्रेज राजस्थान के किलों का है, आप भी सहमत होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तर्ज पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 32 किले चिन्हित किए हैं, लखनऊ के 5 डेस्टिनेशन के, प्रदेश भर के कई डेस्टिनेशन तय किए हैं जो हमारी हेरिटेज टूरिज्म के रूप में बेस्ट परफॉर्म करेंगे। राजस्थान से भी हम लोग आगे जाएंगे और अन्य क्षेत्रों में भी आगे जाने का काम करेंगे। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने नीति बना करके हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और जिस तरह के आयोजन आप बता रही हैं उन आयोजनों को भी अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए ताजमहल के पास में कुछ होने की उम्मीद है। उसी पे आ रहा हूँ बिल्कुल। उस पर उन इमारतों को जो हेरिटेज इमारतें हमारी उनको विकसित कर रहे हैं। इसके लिए PPP में हम लोग 90 साल की लीज पर, ताकि लोग अपना पैसा उसमें लगा सकें, देने का काम किया। पिछली कैबिनेट में ऐसे 5 डेस्टिनेशन हम लोगों ने चिन्हित करके उनको ऑनलाइन इस समय उसके निकले हुए हैं टेंडर, PPP में ऑनलाइन टेंडर निकले हुए हैं। आमंत्रित करते कि लोग आए, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें और हेरिटेज टूरिज्म में बहुत अच्छे डेस्टिनेशन बना करके दें, उसमें आगरा भी शामिल है।
बिल्कुल। और ताजमहल भी अब साक्षी होगा निश्चित डेस्टिनेशन रूप से। वेडिंग को लेकर, लोगों की बिल्कुल। शादी में, लोगों की विवाह में, और ये वाकई में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जयवीर जी, क्योंकि हमने कई मुद्दों पर बात की है और आपने हर मुद्दे को लेकर बड़ी बेबाकी से बात की है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बेबाकी से अपनी बात सामने रखी और अपना कीमती वक्त हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला। थैंक यू, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंत्री जी के लिए और उनकी बेबाक राय के लिए, उनके शानदार जवाब के लिए, इन तीखे प्रश्नों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि थोड़ा समय और दीजिए, 2 मिनट बैठिए। मैं चाहूंगा मंत्री जी को मोमेंटो देके उनको सम्मानित किया जाए, और जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा लखनऊ से हमारे संवाददाता ओवैस अली को। स्वागत करिए, ओवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस अली, मंत्री जी को मोमेंटो देकर स्वागत किया जाए, सम्मानित करिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। अपने इसी अंदाज और अपने इसी बेबाक राय के लिए मंत्री जी जाने जाते हैं, और शानदार जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया। मैं चाहूंगा मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे कुछ और गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आप सम्मानित करेंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप हमारे साथ बैठिए। ऋतु, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा महेंद्र प्रताप सिंह, हमारे साथ अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रहनी चाहिए, वो जोश बना रहना चाहिए। महेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। मंत्री जी से निवेदन है कि मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा दिनेश शर्मा जी को, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास हमारे साथ मौजूद हैं। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रहनी चाहिए। दिनेश शर्मा जी, अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच योगिनी पीठाधीश्वर अवधेश शास्त्री जी भी मौजूद हैं, अवध सरकार, उनका भी सम्मान, उनका भी स्वागत किया जाए। मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा अवध सरकार जी को, मंच पर आए, जोरदार तालियां। और अब मैं चाहूंगा हमारे बीच डॉक्टर राहुल सारस्वत जी संघी हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं, मंच पर बुलाना चाहूंगा डॉक्टर राहुल सारस्वत जी। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर रजनीश त्यागी जी हमारे साथ संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी मंच पर आए। बहुत स्वागत है सर आपका। और यही मंत्री जी का रूप आप देख सकते हैं कि एकदम खुश मिजाज, सबकी समस्या को सुनते हुए मंच पर भी आश्वासन दिया गया है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच समाज सेवी विख्यात भटनागर जी भी मौजूद हैं, मंच पर विख्यात भटनागर जी का भी स्वागत किया जाए। मंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें मोमेंटो देकर उनको स्वागत उनका किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। ये वो तमाम लोग जिन्होंने कीमती समय निकाला और हमारे बीच मौजूद है। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगा कुलदीप गुप्ता जी, समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रखी।